हेलो बच्चों, इस वीडियो के अंदर हम क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 1 है फिल इन द ब्लैंक्स पार्ट ए। द सेम काइंड ऑफ प्लांट्स ग्रोन एंड कल्टिवेटेड ऑन अ लार्ज स्केल एट अ प्लेस इज कॉल्ड क्रॉप। इसका मतलब है बच्चों कि जब हम एक ही जगह पर बहुत सारे एक ही तरह के प्लांट्स को उगाते हैं तो उस चीज़ को क्या कहते हैं हम? तो उस चीज़ को हम कहते हैं क्रॉप, मतलब फसल। अब बी है द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग क्रॉप्स इज प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल। तो देखिए, जब हम फसल को उगाते हैं तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होता है कि हम सॉइल को प्रिपेयर करते हैं फसल उगाने के लिए। ठीक है। अब सी है डैमेज सीड्स वुड फ्लोट ऑन टॉप ऑफ वाटर। तो देखिए, जो सीड्स खराब हो चुके हैं उनको जब आप पानी के अंदर डालोगे तो वो पानी में ऊपर तैरेंगे। अब डी है फॉर ग्रोइंग अ क्रॉप sufficient sunlight and water and nutrients from the soil are essential। तो देखिए, फसल उगाने के लिए ना हमें क्या चाहिए? सबसे पहले हमें सनलाइट चाहिए, मतलब सूरज की रोशनी चाहिए, पानी चाहिए, और जो सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं ना, हमें वो भी चाहिए। ये तीनों चीज़ें सॉइल उगाने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड है मैच आइटम्स इन कॉलम ए विद दोज इन कॉलम बी। अब आपको कॉलम ए को कॉलम बी से मैच करना है। तो देखिए बच्चों, खरीफ क्रॉप्स ये क्या होती हैं? तो देखिए, खरीफ क्रॉप्स जो होती है ना वो जून के महीने में बोई जाती हैं और अक्टूबर या नवंबर के महीने में क्या होता है, इनको काटा जाता है। ठीक है, इनको हार्वेस्ट करा जाता है। और इसको आप मैच करोगे किससे? पैडी एंड मेज। तो बच्चों, राइस की जो क्रॉप होती है ना उसको हम पैडी कहते हैं। तो खरीफ क्रॉप्स कौन सी हैं? पैडी एंड मेज। ओके। फिर सेकंड है राबी क्रॉप्स। तो इसको आप मैच कर दोगे वीट, ग्राम एंड पी से। तो क्या है? वीट, ग्राम एंड पी क्या है? ये है राबी क्रॉप्स। तो बच्चों, राबी क्रॉप जो होती है ना वो मिड नवंबर में बोई जाती हैं एंड उनको किस में? अप्रैल या फिर मई के महीने में उनको काट दिया जाता है, मतलब हार्वेस्ट कर दिया जाता है। केमिकल फर्टिलाइजर्स, इसको आप मैच करोगे यूरिया एंड सुपर फॉस्फेट से। फिर देखिए, केमिकल फर्टिलाइजर्स, तो यूरिया और सुपर फॉस्फेट क्या है? ये केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं। ओके। फिर आप ऑर्गेनिक मैन्योर को आप मैच कर दोगे एनिमल एक्सक्रीटा, काउ डंग, यूरिन एंड प्लांट वेस्ट से। ओके। तो बच्चों देखिए, ऑर्गेनिक मैन्योर क्या होता है? तो खाद जो होती है ना उसको हम कहते हैं ऑर्गेनिक मैन्योर। ओके। ये किससे बनती है? ये जो एनिमल्स के जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं उनसे बनती है। और काव का जो यूरिन होता है और प्लांट्स का जो मतलब प्लांट्स की जो वेस्ट होते हैं उनसे बनती हैं ये। ओके। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड है गिव टू एग्जाम्पल्स ऑफ ईच। यहाँ पे आपको खारिफ क्रॉप और राबी क्रॉप के टू एग्जाम्पल्स देने हैं। तो बच्चों, खारिफ क्रॉप आपको पता ही है क्या होता है और राबी क्रॉप के बारे में भी आपको पता ही है ना, तो हम यहाँ पे सिंपली एग्जाम्पल दे देते हैं। तो खारिफ क्रॉप के एग्जाम्पल क्या है? पैडी एंड मेज। और राबी क्रॉप के वीट एंड पी। पी हम कहते हैं किसको? पी हम कहते हैं मटर को। अब क्वेश्चन नंबर फोर्थ है राइट अ पैराग्राफ इन योर ओन वर्ड्स ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब यहाँ पे ना आपको छोटे छोटे टॉपिक्स पे पैराग्राफ लिखना है। तो फर्स्ट टॉपिक है आपका प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। इस पर आप लिखोगे इट इज़ द फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप इन एग्रीकल्चर। तो देखिए, फसल उगाने के लिए ये सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है कि हम सॉइल को फसल उगाने के लिए तैयार करें। प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल इज डन टू लूजन द सॉइल विच इज़ असेंशियल फॉर द रूट पेनिट्रेशन इनटू द सॉइल। दिस अलाउज द रूट्स टू ब्रीथ इजीली। तो देखिए, हम क्या करते हैं? हम फसल को उगाने से पहले जो मिट्टी होती है उसको तैयार करते हैं, उसको ढीला करते हैं। ठीक है, लूज करते हैं। क्यों? ताकि जो रूट्स हैं वो अच्छे से सांस ले पाए, मतलब अच्छे से ब्रीथ कर पाए, ताकि फसल हमारी अच्छे से हो। फिर बी है सोइंग। अब इसमें आप लिखोगे द प्रोसेस ऑफ पुटिंग सीड्स इनटू द सॉइल इज कॉल्ड सोइंग। सोइंग इज डन बाय ईदर ट्रेडिशनल मेथड्स और बाय यूजिंग इक्विपमेंट्स सीड ड्रिल। तो देखिए, सोइंग तो जो बीज बोने का जो प्रोसेस होता है उसको हम कहते हैं सोइंग। तो सोइंग जो है वो दो तरीके से होती है। तो देखिए, ट्रेडिशनल मेथड में क्या होता था कि एक लंबी सी ना कुछ फनल टाइप की चीज़ होती थी, उसके अंदर बीज भरते थे और उसको बैल के पीछे कुछ इस तरीके से फिट करते थे कि बैल जब चले तो वो जो फनल है ना वो भी साथ साथ चले और उसके अंदर जो बीज हैं वो गिरते रहें। ठीक है। बीज कहाँ पे गिरते रहें? मिट्टी के अंदर गिरते रहें,
ठीक है। तो ऐसे ट्रेडिशनल मेथड में ऐसे जो बीज को जो है मिट्टी के अंदर डाला जाता था, बोया जाता था। फिर अब एक और तरीका है, वो क्या है, एक मशीन होती है जिसका नाम है सीड ड्रिल। ओके, तो अब जो बीज हैं वो सीड ड्रिल से भी डाले जाते हैं, और बच्चों सीड ड्रिल से जो बीज डाले जाते हैं ना वो इवनली स्प्रेड होते हैं, तो इसलिए सीड ड्रिल से बीज डालना या बीज बोना अच्छा माना जाता है। सीड ड्रिल से जितने भी बीज होते हैं वो प्रॉपर डिस्टेंस पे और प्रॉपरली अच्छे से स्प्रेड आउट हो जाते हैं। अब सी है वीडिंग, तो इसमें आप लिखोगे सम अनडिजायरेबल प्लांट्स ग्रो अलोंग विथ क्रॉप एंड दीज अनवांटेड प्लांट्स आर कॉल्ड वीड्स। तो देखिए, जब हम फसल उगाते हैं तो फसल के साथ साथ ना कुछ ऐसे प्लांट्स ग्रो हो जाते हैं जिनकी हमें ज़रूरत नहीं होती, मतलब वो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं। तो वो जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं ना उन्हीं को हम वीड्स कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग दीज अनवांटेड प्लांट्स इज कॉल्ड वीडिंग। अब यही जो अनवांटेड प्लांट्स को हटाने का जो प्रोसेस होता है ना, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं वीडिंग। वीडिंग इज डन बिकॉज वीड्स compete विथ क्रॉप प्लांट्स फॉर न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर। तो देखिए वीडिंग क्यों करी जाती है बच्चों, वीडिंग इसलिए करी जाती है कि जो हमारी क्रॉप है, मतलब जो सही प्लांट्स हैं, हम उनको जब उगा रहे हैं तो उनके साथ जब वीड्स भी उगते हैं तो वो क्या करते हैं, वो जो वीड्स होते हैं तो पानी का और न्यूट्रिएंट्स का कंपटीशन हो जाता है, मतलब कि उन्हें भी पानी और न्यूट्रिएंट्स चाहिए होता है। अब अगर सारा पानी और न्यूट्रिएंट्स उन्हें भी चाहिए होगा तो जो हमारे सही प्लांट्स हैं उनको पानी और न्यूट्रिएंट्स कम मिलेगा, ठीक है, और उन्हें कम मिलेगा तो वो सही से ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो इस वजह से वीड्स को हटा दिया जाता है ताकि वो पानी और न्यूट्रिएंट्स ना लें और जो हमारे सही प्लांट्स हैं उनको अच्छे से मिले और वो अच्छे से ग्रो कर पाएँ। अब फिर आप लिखोगे दिस विल रिड्यूस द यील्ड ऑफ द डिजायर्ड क्रॉप्स। यस, वही बात जो मैंने बोली कि जो वीड्स हैं उनको इसलिए हटाते हैं ताकि वो compete ना करें। अगर वो compete मतलब अगर उनको नहीं हटाएंगे तो जो न्यूट्रिएंट्स और जो पानी है वो जो हमारे सही प्लांट्स हैं उनको ठीक तरीके से नहीं मिल पाएगा और हमारी फसल जो है वो अच्छी नहीं उग पाएगी और सही तरीके से नहीं उग पाएगी। अब डी है थ्रेशिंग। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द chaff फ्रॉम द क्रॉप इज नोन एज थ्रेशिंग। इट इज़ डन बाय अ मशीन कॉल्ड कंबाइन और बाय विनोइंग। तो देखिए बच्चों, आपने देखा होगा कि जैसे मान लीजिए चावल हैं, तो चावल के ऊपर क्या होती है, कुछ ब्राउन ब्राउन सी कवरिंग होती है ना। तो जो ब्राउन ब्राउन सी कवरिंग है वो और भी बहुत से बीजों के ऊपर होती है और भी बहुत से ग्रेन्स के ऊपर होती है, ठीक है। तो वो जो कवरिंग है उसको ग्रेन्स पे से अलग करने का जो प्रोसेस होता है उसको हम कहते हैं थ्रेशिंग। थ्रेशिंग मशीनों से भी करी जाती है और विनोइंग के प्रोसेस से भी करी जाती है। अब विनोइंग का प्रोसेस आई होप आपको पता हो कि क्या होता है। विनोइंग जैसे ग्रेन्स होते हैं, मतलब या जो सीड्स होते हैं उनको जब हम हवा में फटकते हैं किसी चीज़ के ऊपर रख के, आपने देखा होगा कि कुछ बड़ी सी चीज़ होती है उसके ऊपर रख के हम फटकते हैं उनको, बीजों को, ठीक है। तो वो जो प्रोसेस कहलाता है हवा में फटकने का, उस चीज़ को हम कहते हैं विनोइंग। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन हाउ फर्टिलाइजर्स आर डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर। अब आपको ये बताना है कि फर्टिलाइजर्स मैन्योर से कैसे अलग हैं। तो देखिए बच्चों, फर्टिलाइजर्स वो क्या है, एक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, ठीक है, और प्रिपेयर्ड आर्टिफिशियली, वो मतलब आर्टिफिशियली प्रिपेयर होते हैं, वो मतलब नेचुरल नहीं होते, उनको ह्यूमंस बनाते हैं। ओके, लॉन्ग टर्म यूसेज हैज़ एडवर्स इफेक्ट्स ऑन सॉइल। अगर हम मैन्योर को यूज़ करते जाएंगे तो लंबे समय के बाद हमारी जो सॉइल है उस पर बहुत ही गंदा असर पड़ेगा। हमारी सॉइल जो है वो ऐसी भी हो सकती है कि वो आगे कोई क्रॉप प्रोडक्शन ही ना करे। ओके, फिर फोर्थ आप लिखोगे डज नॉट प्रोवाइड ह्यूमस टू द सॉइल। अब ह्यूमस क्या है, तो देखिए बच्चों, ह्यूमस ना एक कुछ सब्सटेंस होता है जो थोड़ा सा ब्राउन सा और ब्लैक सा होता है। ओके, और ये किस चीज़ से बनता है, जो हमारी पत्तियाँ होती हैं, जो प्लांट्स होते हैं, जब वो सलगड़ जाते हैं ना तो उनसे वो बनता है। तो जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो सॉइल को ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करते। मैन्योर, ठीक है, मैन्योर क्या है, तो देखिए ऑर्गेनिक सब्सटेंस है वो, और ऑब्टेन्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ एनिमल प्लांट्स एंड ह्यूमन वेस्ट। ये कैसे हमें मिलता है, तो जो एनिमल्स का जो वेस्ट होता है, प्लांट्स का जो वेस्ट होता है और ह्यूमंस का जो वेस्ट होता है, तो उनसे हमें मैन्योर मिलते हैं। ओके, लॉन्ग टर्म यूसेज इम्प्रूव सॉइल फर्टिलिटी। अगर हम मैन्योर का यूज़ करते रहेंगे लंबे समय तक के लिए तो हमारी जो मिट्टी है वो और अच्छे से फसल दे पाएगी, उसकी क्वालिटी और अच्छी इम्प्रूव हो जाएगी। ओके, फिर प्रोवाइड ह्यूमस टू द सॉइल।
और जो मैन्योर होते हैं वो सॉइल को ह्यूमस प्रोवाइड करते हैं, मतलब ह्यूमस देते हैं। तो सिंपल वर्ड्स में अगर मैं बोलूँ तो फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, फर्टिलाइजर्स आप मान लो केमिकल खाद, और मैन्योर आप मान लो कैसी, जो नेचुरल होती है, नेचुरल खाद। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट इज इरिगेशन? डिस्क्राइब टू मेथड्स ऑफ इरिगेशन विच कंजर्व वाटर। आपको सबसे पहले बताना है कि इरिगेशन क्या होता है, और फिर आपको ऐसे दो मेथड्स बताने इरिगेशन के जिससे पानी जो है उसकी बचत होती है। देखिए, द आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वाटरिंग द प्लांट्स फॉर असिस्टिंग इन देयर ग्रोथ इज कॉल्ड इरिगेशन। तो जब हम प्लांट्स को आर्टिफिशियली पानी देते हैं तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, तो वो चीज़ कहलाती है हमारी इरिगेशन। तो देखिए बच्चों, इरिगेशन के ऐसे दो मेथड हैं जिनसे पानी की बचत होती है, मतलब हम प्लांट्स को पानी तो देते हैं बट हमारा पानी वेस्ट नहीं होता। वो कौन कौन से मेथड हैं? फर्स्ट तो है ड्रिप इरिगेशन। इसमें क्या होता है, दिस इरिगेशन सिस्टम हैज़ एन अरेंजमेंट ऑफ पाइप्स और ट्यूब्स विद वेरी स्मॉल होल्स इन देम टू वाटर प्लांट्स ड्रॉप बाय ड्रॉप जस्ट एट द बेस ऑफ द रूट। तो देखिए, ड्रिप इरिगेशन क्या होता है कि जो प्लांट्स की जो जड़ें होती हैं उनके पास क्या होता है, लंबे लंबे पाइप जो है वो लगा दिए जाते हैं या ट्यूब्स लगा दी जाती हैं जिनके अंदर छेद होते हैं। फिर वो जो छेद होते हैं उनमें से पानी जो है वो निकल निकल के प्लांट्स के रूट में जाता रहता है। ठीक है, तो ये तो हमारा होता है ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। इसमें ना बिल्कुल भी बच्चों पानी की वेस्टेज नहीं होती। ठीक है, अब सेकेंड है हमारा स्प्रिंकल इरिगेशन सिस्टम। इसमें क्या होता है, दिस इरिगेशन सिस्टम हैज़ एन अरेंजमेंट ऑफ वर्टिकल पाइप्स विद रोटेटिंग नोजल्स ऑन द टॉप। दिस मेथड इज मेनली यूज इन एन अनइवन लैंड वेयर सफिशिएंट वाटर इज नॉट अवेलेबल। तो देखिए, स्प्रिंकल इरिगेशन में क्या होता है कि लंबे लंबे पाइप खड़े हुए होते हैं, ठीक है, जिनके ऊपर रोटेटिंग नोजल होती है, मतलब नोजल ऐसी होती है जो घूमती रहती है, और उसमें से पानी जो है वो निकल निकल के घूम घूम के जो फसल होती है, जो मतलब जो प्लांट्स होते हैं उन पे जाता रहता है। ठीक है, अब ये कहाँ पे यूज़ होती है सबसे ज़्यादा? ये सबसे ज़्यादा वहाँ यूज़ होती है जहाँ पे पानी जो है उसकी कमी होती है, या हमारी जो लैंड है वो इवन नहीं होती। ठीक है, तो इस वाले इरिगेशन जो सिस्टम है, या ये वाला इरिगेशन का मेथड है, वो उन्हीं जगह पे यूज़ होता है जहाँ पे पानी कम होता है या जहाँ पे लैंड जो है वो अनइवन होती है। और बच्चों, इसमें भी ना पानी वेस्ट नहीं होता। ये दोनों ही इरिगेशन सिस्टम जो है वो बेस्ट माने जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ व्हीट इज सोन इन द खरीफ सीजन व्हाट वुड हैपन, डिस्कस। आपसे पूछा जा रहा है कि अगर हम व्हीट को, मतलब जो गेहूं होता है उसको, अगर हम खरीफ सीजन के अंदर बो दें तब क्या होगा। तो देखिए, व्हीट क्रॉप्स में गेट डिस्ट्रॉयड इफ सोन इन खरीफ सीजन बिकॉज ऑफ अनफेवरेबल टेम्परेचर, पेस्ट एंड एडेप्टेबल कंडीशन फॉर द प्लांट्स टू ग्रो। तो देखिए बच्चों, अगर हम ऐसा करेंगे तो वीट की जो फसल है वो अच्छे से उग नहीं पाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी। क्यों? क्योंकि देखिए, जो वीट है उसकी एक अलग टेम्परेचर, मतलब वो एक अलग टेम्परेचर पे, एक अलग सीज़न के अंदर, एक अलग कंडीशन के अंदर वो उगता है। अगर आप उसको किसी दूसरे टेम्परेचर पे या किसी दूसरी कंडीशन के अंदर आप उसको उगाना चाहोगे तो वो सही से नहीं उगेगा। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 8 है, एक्सप्लेन हाउ सॉइल गेट्स अफेक्टेड बाय द कंटिन्यूअस प्लांटेशन ऑफ क्रॉप्स इन अ फील्ड। अब देखिए, इसका मतलब है आपको ये बताना है कि कोई मिट्टी है या कोई ज़मीन है, उसके ऊपर आप बिना गैप लिए ही बार बार फसल उगाते रहो तो उससे हमारी जो मिट्टी है या जो ज़मीन है वो कैसे ख़राब होगी। तो आपको इसका आंसर आप लिखोगे, continuous plantation of crops result in depletion of certain nutrients. This results in the decrease of yield due to loss of nutrients. Hence, there should be a gap between crops. तो देखिए बच्चों, प्लांट जो होते हैं ना, तो उनको उगने के लिए कुछ न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। ठीक है, अगर हम बार बार बिना गैप के फसल को उगाते चले जाएंगे तो वो जो न्यूट्रिएंट्स है ना, वो प्लांट्स को या क्रॉप्स को सही से नहीं मिल पाएंगे। क्यों? क्योंकि उन न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाएगी। अब जब उन्हें वो न्यूट्रिएंट्स सही से नहीं मिलेंगे तो हमारी जो फसल है वो अच्छी नहीं उगेगी। ओके, तो इस वजह से थोड़ा सा जब हम फसल उगाएं, अगर किसी एक ज़मीन पे हम फसल उगा रहे हैं तो थोड़ा फसल उगाने में गैप होना चाहिए ताकि जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी कमी ना हो और हमारी फसल अच्छे से उग जाए। अब क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट आर वीड्स, हाउ कैन वी कंट्रोल दैम। तो बच्चों, आपको पता ही है वीड्स किसको कहते हैं, क्योंकि अभी हमने पहले ही, अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा है। तो देखिए,
क्रॉप के साथ जो अनवांटेड प्लांट्स जो हैं वो जो जब वो उगते हैं तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं? उस चीज़ को हम कहते हैं वीड्स। ओके। सम अनडिजायरेबल प्लांट्स ग्रो अलोंग विथ क्रॉप एंड दीज अनवांटेड प्लांट्स आर कॉल्ड वीड्स। ओके। अब हम इनको कैसे क्या कर सकते हैं? कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब हम क्या कर सकते हैं कि ये होना। तो देखिए, टाइलिंग इज डन बिफोर सोइंग ऑफ क्रॉप्स टू कंट्रोल द वीड्स। तो देखिए बच्चों, बीज बोने से पहले टाइलिंग करी जाती है। तो टाइलिंग जब हम करते हैं तो जो वीड्स होते हैं उनकी जो रूट्स होती हैं वो ऊपर आ जाती हैं और वो हम उनको हटा सकते हैं ऐसे, ठीक है। तो पहले टाइलिंग करी जाती है। और मान लीजिए कि फसल उग गई और हमारे क्रॉप उग रही है और उसके साथ साथ अनवांटेड प्लांट्स भी हैं, तो हम क्या कर सकते हैं? केमिकल स्प्रे आता है, वीडीसाइड्स, हम उसको स्प्रे कर सकते हैं। तो उससे भी जो वीड्स हैं वो हट जाएंगे। लेकिन बच्चों, वीडीसाइड जो है ना, ये बहुत ही खतरनाक मतलब स्प्रे होता है, बहुत ही खतरनाक केमिकल होता है। तो इससे ना जो हमारे फार्मर्स हैं उनकी हेल्थ पे भी बहुत असर पड़ता है। तो इसलिए बेटर ये रहता है कि हम इसको यूज़ ना करें और हम सब पहले ही हम बीज बोने से पहले ही हम टाइलिंग कर लें। ओके। Question number 10th. Arrange the following boxes in proper order to make a flow chart of sugarcane crop production. तो देखिए, आपसे यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि गन्ने की फसल उगाई जा रही है, तो उसमें जो जो प्रोसेस या जो जो स्टेप होंगे वो सारे जम्बल्ड हैं, आपको उनको सही तरीके से करना है। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले आप क्या करोगे? प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सॉइल को प्रिपेयर करोगे, तैयार करोगे, मतलब सॉइल को ढीला करोगे फसल उगाने के लिए। फिर सेकंड आप क्या करोगे? प्लफिंग द फील्ड, फिर आप जो फील्ड है उसको क्या करोगे? हल जुतवाओगे उस पर। ओके। फिर थर्ड है सोइंग, फिर आप क्या करोगे? जो बीज होते हैं उनका बोगे, ठीक है। फिर फोर्थ है मैन्योरिंग, फिर आप उसके अंदर खाद डालोगे। फिफ्थ है इरिगेशन, फिर आप पानी डालोगे। फिर सिक्स्थ है कि फसल जो है उगने के बाद वो कटेगी। फिर सेवन्थ, सेंडिंग क्रॉप टू शुगर फैक्ट्री, फिर जो शुगर केन की जो क्रॉप है उसको फैक्ट्री के अंदर भेज दिया जाएगा। Question number 11. Complete the following word puzzle with the help of clues given below. अब आपको यहाँ पे जो वर्ड पजल है ना, इसको आपको कंप्लीट करना है और क्लूज आपको दिए गए हैं। तो फर्स्ट है प्रोवाइडिंग वाटर टू द क्रॉप्स, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा इरिगेशन फर्स्ट। ओके। अब सेकंड है कीपिंग क्रॉप ग्रेन्स फॉर अ लॉन्ग टाइम अंडर प्रॉपर कंडीशन, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा स्टोरेज। फिर फिफ्थ है सर्टेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड ग्रोन ऑन अ लार्ज स्केल। तो देखिए बच्चों, एक जैसे प्लांट्स को ज़्यादा स्केल की पर उगाने को क्या कहते हैं? हम इसको हम कहते हैं क्रॉप। तो फिफ्थ हो जाएगा हमारा क्रॉप। अब थर्ड है अ मशीन यूज्ड फॉर कटिंग द मैच्योर्ड क्रॉप, तो वो मशीन जो क्रॉप को काटने के लिए काम आती है वो कौन सी है? तो वो है हार्वेस्टर। अब फोर्थ है अराबिक क्रॉप दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द पल्सेस, तो फोर्थ में आप करोगे क्या? ग्राम। तो ग्राम क्या है? मतलब जो चना है वो क्या होता है? तो ये एक राबी क्रॉप है जो दालों के अंदर आती है। अब सिक्स्थ है अ प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द ग्रेन फ्रॉम शाफ, तो वो प्रोसेस जिसमें हम ग्रेन को शाफ से अलग करते हैं वो क्या है? वो है विनोइंग, या फिर आप बच्चों थ्रेशिंग भी कह सकते हो, बट यहाँ पे डब्ल्यू था सिक्स्थ पे तो इसलिए हमने यहाँ पे विनोइंग कर दिया। अगर टी होता तो हम थ्रेशिंग कर देते हैं। तो बस क्वेश्चन आंसर्स इतने ही थे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी और पसंद आई, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। एंड साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए।